वेलकम फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एजुकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन के बिना क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एजुकेशन का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक इफेक्ट रहता है। तो आज के इकोनॉमी में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के बारे में सोचें तो इसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है एजुकेशन। इंस्ट्रूमेंट की तरह कौन काम करता है? एजुकेशन काम करता है। इंडिया एक अग्रारियन इकोनॉमी है। इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। पर पहले क्या था ऐसा? नहीं, एग्रीकल्चर में एजुकेशन का वैल्यू बहुत कम था। लोग सोचते थे कि एग्रीकल्चर में एजुकेशन का क्या करना, हम तो फार्मिंग करेंगे, क्रॉप यील्ड करेंगे, बेचेंगे और इनकम करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से हमें टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी, टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ी, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ी। हर एक प्रोफेशन ग्रो करने लगा, एजुकेशनल प्रोफेशंस ग्रो करने लगे और धीरे धीरे हमें स्किल्स की भी डेवलपमेंट करना पड़ रहा था। तो स्किल डेवलपमेंट के बिना क्या ये पॉसिबल था कि हम सरवाइव कर पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन में? नहीं कर पाते। फिर अगर अग्रारियन इकोनॉमी में हम एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं तो एजुकेशन के बिना क्या ये पॉसिबल है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें? नहीं कर सकेंगे। फार्मर्स को भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिया जाता है हर किसी चीज़ के बारे में कि किस तरह से हम क्रॉप को अच्छी तरह से यील्ड कर पाएँ, किस तरह से फसल और ज़्यादा बढ़ पाए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोड होता जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप यील्ड की ज़रूरत होती है। इसके वजह से हमें अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारे एग्रीकल्चर में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। बहुत सारे डेवलप्ड सीड्स तैयार किए जाते हैं जिससे क्रॉप यील्ड बहुत इंक्रीज होता है। तो स्ट्रमलिन ने कहा 1962 को कि जब तक हमारा एजुकेशन बढ़ता रहेगा हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। यानी कि जितना हमारा हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपना प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे। क्यों? अगर क्वालिफाइड है लोग तो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है और क्रिएटिविटी और टैलेंट अंदर होती है पर वो फ्लोरिश नहीं कर पाती। एजुकेशन के साथ जब हम चलते हैं तब हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो सब हम कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करें इसका हमें अंदाज़ा आ जाता है। फिर लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ता है क्योंकि इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता है। ठीक, तो स्टेनिस्लॉव स्ट्रमलिन ने ये कहा कि जब हमारे वर्कर्स क्वालिफाइड रहेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। वैसे पीटर ड्रकर ने भी एक चीज़ कही। पीटर ड्रकर ने 1959 को एक चीज़ कहा कि प्रोडक्टिव वर्क क्या है? आजकल के ज़माने में, आज के सोसाइटी में, आज के इकोनॉमी में अगर हम प्रोडक्टिव वर्क की बात करें तो प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जिसमें कि हमारा विजन, नॉलेज, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हैंड और हेड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और हैंड से ज़्यादा इफेक्टिव हेड होता है। हेड का इस्तेमाल हम यहाँ ज़्यादा करते हैं। जिस वर्क में हमारे विजन, कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं उस वर्क को हम प्रोडक्टिव वर्क कहते हैं। तो अगर हम कुछ डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जैसे कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूएसए, डेनमार्क, रशिया, डेनमार्क, इन सब की अगर हम बात करें तो
ये लोग जितने रिच हैं उनका उतना ही ज़्यादा एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बढ़ता है। एजुकेशन में वो लोग इतना ही एक्सपेंडिचर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक वाइस वर्सा चीज़ है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो एजुकेशनल सिस्टम भी अच्छा बढ़ता रहेगा। एजुकेशनल सिस्टम में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्किल्स डेवलप कराता है। स्किल्स के साथ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू में चलते हैं और चलते जाते हैं आगे आगे, धीरे धीरे से हम चलते जाते हैं, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर बढ़ता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अर्निंग बढ़ता है, उसके साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ता है, तो उसी का जीडीपी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं। फिर एजुकेशन में ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसी फाइनेंस को हम एजुकेशन में इन्वेस्ट किए, वो उस तरह से चलता रहता है। फिर अगर हम वेजी की बात करें, उन्होंने क्या कहा? वेजी ने 1962 को कहा कि जितना रिच हो रहा है एक कंट्री, जितना रिच कंट्री है उसे उतना ही ज्यादा एजुकेशनल एक्सपेंडिचर देना चाहिए। एजुकेशनल एक्सपेंडिचर भी उसका उतना ही होना चाहिए, जिसके वजह से कि हम एजुकेशन को साथ में लिए ग्रो कर सकते हैं। फिर गलब्रेथ की बात करें, गलब्रेथ क्या कहते हैं? गलब्रेथ भी वही कहते हैं कि जब हमारे वर्कर्स क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तब हमारे इल्ड्स भी इम्प्रूव करेंगे, तब हमारे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता चलेगा। गलब्रेथ ने 1959 को भी ये चीज़ कहा। फिर अगर हम एग्जाम्पल लें, इजराइल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका एक्सपेंडिचर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रहता है और वो उतना ही इकोनॉमिकली भी डेवलप करता जाता है। एजुकेशन को डेवलप करने के लिए और एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए हमारे बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स आए थे। 10 5 ईयर प्लान्स आए थे, 5 ईयर प्लान्स आए थे, जिसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 का। इसमें हमें हर एक लेवल के एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई, पर सबसे ज़्यादा फोकस इसमें किया गया प्राइमरी एजुकेशन पर। सबसे ज़्यादा फोकस रहा प्राइमरी एजुकेशन पर। प्राइमरी से अगर हम बच्चों के स्किल्स के बारे में सोचते रहे, धीरे धीरे उनके अंदर अगर इंकलकेट, वो लोग अगर एक्वायर करते चले धीरे धीरे कुछ चीज़ें उनके एज के हिसाब से साइकोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो धीरे धीरे जब एडल्ट तक पहुंचेंगे उन्हें अपने एडल्ट रोल के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तो ये हो गया अपने 5 ईयर प्लान। नाइनटीन 47 के बाद एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स धीरे धीरे होती गई। एजुकेशन जिस तरह से फ्लोरिश कर रहा था, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, स्किल्स डेवलप कर रहे थे लोगों के अंदर। तो उसी तरीके से 8.1 फिर 12% तक एस्टिमेट किया जा रहा था जीडीपी को। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है उसे हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है उसे हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी हमारा 8% तक 12% तक भी ग्रो कर सकता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने एस्टिमेट किया था। तभी अगर एसडीपी की बात करें, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो ये भी कुछ 7% के साथ ग्रो करने लगा था। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखें कि एजुकेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसके साथ इंक्रीज होती चलती है, तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं केरला को। इंडिया में सन
बाद 2001 के सेंसस के बाद 62% का लिटरेसी रेट था और उसमें केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट था। केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट था। उसके वो एफ्लुएंस लेवल उसका नंबर 3 पर था। एफ्लुएंस लेवल में नंबर 3 पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन में वो नंबर 5 पर था। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि जिस जगह का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी स्टेट का लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि हमें एजुकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उनके अंदर आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, क्रिएटिविटीज़ क्रिएट होते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो इलिटरेट लोगों को नहीं पता होती, अनएजुकेटेड बोल सकते हैं, अनएजुकेटेड लोगों को नहीं पता होती है। हर एक चीज़ पर वो उसका इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे कि हमारा नेशन वाइड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता चलता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एजुकेशन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन के साथ कैसा रिलेशन है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।